एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं पीजीटी कॉमर्स का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 17 अगस्त को, उसका आंसर की। जो बाकी वीडियोस आप देखोगे तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एक्सपेक्टेड आंसर की के बेस पे जो है आंसर्स बताए गए हैं, जो कि एजुकेटर्स के खुद के ओपिनियन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो आयोग की ऑफिशियल आंसर की है, जहाँ पे ऑथेंटिक आंसर्स दिए गए हैं, इस वीडियो में मैं उन ऑथेंटिक आंसर की के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हों तो वो आपको समय से मिल जाए। और अगर आप कॉमर्स से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी बीएड का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप प्लीज़ जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम था उसका जो अगर मैं पेपर पैटर्न आपको बता दूं तो 125 क्वेश्चंस इन टोटल आने थे। तो 125 क्वेश्चंस में से इस वीडियो में जो है हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और 25 क्वेश्चंस के मैंने 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो ये जो है पार्ट 1 है। बाकी के पार्ट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। और इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है सिलेबस का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप उसके थ्रू जो है पीजीटी का सिलेबस जो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर द इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज़ कॉल्ड, यानी कि जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और इशू प्राइस जो है वो कम होगी, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फेस वैल्यू क्या होती है और इशू प्राइस क्या होती है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि शेयर और डिबेंचर की ओरिजिनल कॉस्ट होती है, यानी कि वो प्राइस जो कि सर्टिफिकेट पे मार्क्ड होती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, शेयर्स अगर ₹10 के हैं, ठीक है, या फिर 100 के हैं, तो वो उसकी फेस वैल्यू होती है। और इशू प्राइस क्या होती है, जितने पे उसको इशू किया जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 10 का रुपीज़ का शेयर जो है उसको हम 8 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक पूछा है कि जो फेस वैल्यू है, हमारी फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और जो हमारी इशू प्राइस है वो कम होगी, यानी कि एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर द इशू प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये का शेयर अगर हम 8 रुपये में इशू कर रहे हैं तो जो 2 रुपये है वो डिस्काउंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्काउंट। और इसी का अगर हम उल्टा करें, यानी कि 10 रुपये का शेयर अगर हम 12 रुपये में इशू करें, तो ये जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो किस बात की है, वो हमारा प्रीमियम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं तो वो हमारा प्रीमियम होता है, और अगर हम कम पे इशू कर रहे हैं तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा है स्केलर चैन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय। तो स्केलर चैन प्रिंसिपल को किसने दिया था, तो इसको देने वाले थे ऑप्शन बी हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के जो 14th प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से एक था स्केलर चैन प्रिंसिपल, जो कि क्या बताता था, यानी कि जो कहता था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट लेवल, यानी कि टॉप टू बॉटम फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलर चैन का प्रिंसिपल। यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल जो उन्होंने दिए थे, यहाँ पे मैंने दिखाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क में कहा कि काम जो है सबके बीच में इक्वली बटा होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके और स्मूथली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर सके। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सबको फॉलो करने चाहिए, ना सिर्फ सुपीरियर लेवल पे बल्कि सबऑर्डिनेट लेवल पे और मिडिल लेवल पे हर जगह जो है प्रॉपर एक डिसिप्लिन का कोड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको जो है एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर मोर देन वन बॉस से अगर उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो वो बंदा जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर्स को पहले एग्जीक्यूट करें, किसके बाद में करें। तो वो हमारा बताता है यूनिटी ऑफ कमांड। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो सबका गोल है, सबका जो उद्देश्य है वो एक ही दिशा की ओर जो है केंद्रित होना चाहिए। वो है क्या, अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
फिर आता है इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट जो होता है पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के हित में सबको काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। फिर आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं सबका जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो फेयर और जस्ट होना चाहिए। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे दोनों होता है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम अथॉरिटी को सिर्फ ऊपर टॉप लेवल के हाथों में दे देते हैं कि सारे डिसीजन मेकिंग जो पावर होगी वो टॉप लेवल के पास होगी, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इसी का जब उल्टा हो जाता है, यानी कि पावर और अथॉरिटी सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। और ये आ गया हमारा स्केलर चैन का प्रिंसिपल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा सबके बीच में, वो जो है फ्लो करना चाहिए एक ऑर्डर में, यानी कि टॉप लेवल से बॉटम लेवल में। तो ये हमारा बताता है स्केलर चैन। और इसी के बीच में एक होता है टॉपिक आता है गैंग प्लैंक का, जहाँ पे क्या होता है दो एम्प्लॉयज़ जो कि एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो पोस्ट होगा वो सेम होगा लेकिन वो डिफरेंट है। तो ये गैंग प्लैंक जो होता है इट परमिट्स द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस। ओके, जैसे कि स्केलर चैन ऐसे होता है, ठीक है, ये टॉप लेवल है, और ये जो गैंग प्लैंक होता है ये यहाँ पे एक पर्सन होता है और यहाँ पे एक पर्सन होता है, तो उसके बीच में जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, ये हमारा जो कहलाता है, इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है। फिर आता है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का देने वाला ऑर्डर नहीं है कि बॉस ऑर्डर दे रहा है और एम्प्लॉय को काम करना है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ ऑर्डर का मतलब ये है कि जो है जो मैन और मटीरियल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि सब चीज़ों के लिए एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। फिर आता है इक्विटी, जहाँ पे हम बात करते हैं कि सबके साथ जो जस्टिस और फेयर ट्रीटमेंट है वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो भी बंदा काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, तो उसका जो टाइम पीरियड है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसका जल्दी जल्दी टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, ना जल्दी से ट्रांसफ़र करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसे जॉब सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिल पाता है और जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग भी नहीं आती है। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या बताता है? इनिशिएटिव में ये बताता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को जो है मोटिवेट होकर उसमें पार्ट लेना चाहिए, अपने इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आगे बढ़कर आना चाहिए और वो उसमें पार्ट लें। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। और लास्ट हमारा आता है एस्पिरिट दी कॉर्प्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि टीम स्पिरिट, यानी कि सबको जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं सबको एक कोऑर्डिनेशन बना के, यूनिटी और हार्मनी बना के रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो गए हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने दिया था? हेनरी फेगॉल ने। और अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थी उसके फादर कौन थे? FW टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नाम आए तो हमको उसको क्या लगा देना है? FW टेलर का नाम सही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। तो हमारे जो 5 मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उनका जो है सही ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो है एक टर्म याद होगा, ठीक है, जिसे हम कहते थे पॉज्ड कॉर्ब। तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है उनका सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड CO फॉर कोऑर्डिनेशन एंड R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, वाइल B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। तो ये जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस बताता है कि इस ऑर्डर में जो है मैनेजमेंट के फंक्शंस जो हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर D जो था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर अग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बुक वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे कभी भी जो है असेट्स जो है नहीं ट्रांसफ़र किए जाते रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? जब फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो रही हो और सारे असेट्स को बेच के हम जो है पैसा जो रियलाइज़ कर रहे हैं वो उसका वहाँ पे जो है हम लोग
ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उससे उस रियलाइजेबल वैल्यू को पहले लिखने से पहले जब असेट का अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं तो जो वैल्यू हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में वो होती है बुक वैल्यू। यानी कि बुक वैल्यू वो वैल्यू जो कि असेट की ओरिजिनल वैल्यू है, जिस पे आफ्टर डेप्रिसिएशन हर साल जो लगता है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू अकर हो रही है असेट की, वो वाली वैल्यू। इज़ दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको पॉज रिकॉर्ड, उसका जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता। और आपका जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि इस टर्म को किसने डेवलप किया है, उसका नाम जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिस्ट है कि कौन कौन सी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये सारी जो इनकम्स हैं वो हम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं इंक्लूड करते। इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो हमारी टैक्स फ्री होती है, एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। तो ये सारी इनकम्स जो है हम लोग नहीं इंक्लूड कर देंगे। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है इनकम फ्रॉम मार्केट, इनकम फ्रॉम स्टो एंड कैरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन फ्रॉम अ ट्यूबवेल और अ वेल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इनकम है तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 6 में इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज, तो वो भी जो है इसके स्कोप से बाहर है। 7th पॉइंट में दिया है इनकम फ्रॉम फिशरीज, फिर है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फ्रॉम ब्रिक मेकिंग, ठीक है। अगला है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म, तो ये भी जो है नहीं आता है, ठीक है। और फिर अगला है क्या, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन द एग्रीकल्चर। अगर कोई डिविडेंड रिसीव कर रहा है किसी कंपनी से जो कि एग्रीकल्चर में है, तो उस डिविडेंड को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में नहीं शामिल करेंगे। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ राइप क्रॉप, इस राइप क्रॉप को ही हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। और फिर अगला है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, अगर डेयरी फार्म या फिर पोल्ट्री फार्मिंग से अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में बिल्कुल नहीं आएगी। लास्ट है हमारा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो अगर किसी एग्रीकल्चरल लैंड का अगर रेंट है जिसका कि बकाया है, अरियर है, और अगर हमें उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। तो ये कुछ लिस्ट थी उन इनकम्स की जिसको कि हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे पहला है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, इनकम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। तो जो अभी हमने नीचे पढ़ा था वो जो है एग्रीकल्चर लैंड, वो अरियर्स ऑफ रेंट के बारे में था, ठीक है, तो ये हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे नॉट पूछा है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन में है इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, तो अगर कोई एग्रीकल्चर काम से हमें इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अगर शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, ठीक है, जब शेयर्स फोरफीट होते हैं, जब शेयर्स को हम इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम इसका अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे जब हम ये लिखते हैं वहाँ पे हम कौन सी वैल्यू जो है शेयर्स की लिखते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स होता है, उस वैल्यू से जो है हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई 10 रुपये का शेयर है लेकिन हमने सिर्फ 8 रुपये, कंपनी ने सिर्फ जो है 8 रुपये कॉल किया, तो यहाँ पे जो हम शेयर कैपिटल को फोरफीट करेंगे वो हम इस 8 रुपये से करेंगे, ना कि फेस वैल्यू से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है, ये फैक्ट जो है समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माल्थुजियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशंस, तो ऑप्शन ए है पॉपुलेशन इंक्रीजेज अरिथमेटिकली, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज जियोमेट्रिकली, और सी में है पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली।
और डी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। तो जो माल्थस थे उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ करेगी जियोमेट्रिकली, यानी कि हर अगले साल जो है मल्टीप्लाई होती जाएगी। जियोमेट्रिक का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज़ करना, ठीक है। और जो फूड प्रोडक्शन होगा वो उतनी तेज़ी से उसका जो है हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितनी तेज़ी से कंजम्पशन होता है। उन्होंने अपने थ्योरी में यही चीज़ समझाया था। तो जो हमारा फूड प्रोडक्शन होगा वो हमारा कैसे इंक्रीज़ करेगा, वो हमारा इंक्रीज़ करता है अरिथमेटिकली, और पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ करती है जियोमेट्रिकली। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया था, और इसको ध्यान में रखते हुए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ वही यहाँ पे जो है सही है, बाकी ऊपर ए और बी दोनों ही गलत है, और उस हिसाब से डी वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट वाला कौन सा है, सी वाला, ठीक है। तो हमारा अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोविजंस फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे आपको जो है डेटर्स दिए हैं 3 M N और O, और उसमें से आपको बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स जो है कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है डेटर M, जिसकी कि 3200 बैड टू बी रिटर्न ऑफ, यानी कि इसके जो 3200 हैं वो टोटली पूरे के पूरे जो हैं बैड डेट्स हो गए। फिर है डेटर्स N, जिनके कि 8000 हैं, लेकिन जिसमें से सिर्फ 70% जो है वो रियलाइज़ किया जा सकता है। फिर है डेटर्स O, जिनके 6000 हैं और इनमें का जो रियलाइजेशन रेट है वो हमारा 60% है, यानी कि 60% जो है रियलाइज़ कर लेंगे और बाकी के जो 40% होंगे वो हमारे प्रोविजन में चले जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे 70% अगर रियलाइज़ होगा तो 30% जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविजन में चला जाएगा, उसका हम प्रोविजन बनाएंगे। और डेटर्स P जो कि लास्ट में है, इनका जो ₹4000 है, फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी इज़ लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोविज़न बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो आप लोग देखिए। जैसा कि अभी 8000 में से 70% जो है वो आपका रियलाइज़ होगा, तो हम लोग जो प्रोविज़न मेंटेन करेंगे वो 30% का होगा, और यहाँ 6000 वाले केस में जो है 40% करेंगे। तो अगर 8000 का हम लोग 30% निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2400, ठीक है। और वहीं 6000 का अगर हम लोग 40% निकालें तो भी कितना आएगा, 2400, ठीक है। अब यहाँ पे M वाले को हम लोग इसलिए नहीं प्रोविज़न में इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3200 बैड टू बी रिटर्न ऑफ, यानी कि ये पूरे इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इनको जो है हम लोग क्या करेंगे, PL अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। प्रोविज़न जो है अलग होगा, और बैड डेट्स को राइट ऑफ जब करते हैं तो वो हम PL अकाउंट में करते हैं, डेबिट साइड, ठीक है। और जो यहाँ पे डेटर P है, इनका जो है कोई भी रिकवरी होने का कोई भी इनका जो है अंदेशा नहीं है, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4000 रुपीज़ है उसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा जो टोटल प्रोविज़न बनेगा वो यहाँ पे ऐड करिए, तो ये आ गया 8, और यहाँ पे भी आ गया क्या, 8800 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कई लोगों ने इसको जो है 4800 रुपये बता दिया है सिर्फ ये दोनों को ऐड करके, तो वो जो है टोटली रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम लोग ये जो डेटर्स P है इनका भी जो प्रोविज़न है, इनके भी जो डेट्स हैं जो कि अब नहीं रिकवर हो सकते, उनको उसका भी हम लोग प्रोविज़न में बनाने में उसका भी अमाउंट हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8800 रुपीज़। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी डेटर से रिलेटेड है। बोला है कि ऑन 31 मार्च 2019 द टोटल डेटर्स आर ₹25,000, ठीक है। बैड डेट्स आर ₹1000। If rate of discount on debtors is ₹2% and the rate of provision for the bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be। तो ये फॉर्मूला जो है, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कि सबसे पहले जो टोटल डेटर्स होंगे उसमें से हमें क्या लेस करना है, उसमें से हमें लेस करना है जो बैड डेट्स हैं वो, ठीक है। जो भी हमारे बैड डेट्स हैं उसे हमें लेस करना है। सपोज़ करिए डेटर्स अगर हमारा कुछ है अमाउंट, उसमें से हम सबसे पहले बैड डेट्स लेस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस करेंगे क्या, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ओके, इतना लेस करने के बाद
यहाँ से हमने क्या लेस किया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। फिर जो हमारा अमाउंट आएगा उस पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और फिर जो डिस्काउंट आएगा उतना लेस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा वो हमारा जाता है, जो हमारा फाइनल एडजस्टमेंट होता है बैलेंस शीट में या फिर पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है, इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमारा डेटर्स गिवन है, तो टोटल डेटर्स हमें कितना दिया है, डेटर्स हमें टोटल जो है, टोटल डेटर्स हमें 25,000 रुपीज़ दिया है। और जो बैड डेट्स हैं वो हमारे कितने हैं, बैड डेट्स जो है वो हमारे 1,000 रुपीज़ है। अब 25,000 में से 1,000 लेस किया तो 24,000 आया, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है 5% प्रोविज़न ऑन बैड डेट्स, और जो कि है 5%। तो अब 5% हमको 25,000 पे नहीं कैलकुलेट करना है, हमें 5% कैलकुलेट करना है ये जो रिमेनिंग अमाउंट आया इसका, यानी कि 5% ऑफ 24,000, जो कि आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1200, ठीक है। इसको लेस किया कितना आया, इसको लेस करने के बाद यहाँ पे आया क्या, 22,800 रुपये, ठीक। अब हमको 2% क्या कैलकुलेट करना है, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करना है। तो 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले अमाउंट पे जो भी हमारा रिमेनिंग रेसिडुअल वैल्यू आती जाएगी, हमको उसका परसेंटेज निकाल के लेस करना है, ना कि इस टोटल वाले डेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 2% निकालेंगे 22,800 का, तो हमारा आ जाएगा कितना, 456 रुपीज़, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट जो है वो कितना आएगा, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हमारा जो अमाउंट आएगा वो 456 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, होप कि यह फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और इसी सीक्वेंस में जो है ये वाले सम जो है ऐसे ही सॉल्व होते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर डेटर्स का कलेक्शन, मतलब डेटर्स से हमने कैश रिसीव किया है, तो ये वर्किंग कैपिटल पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पैसे मिले हैं तो हमारा कैश बढ़ा है और डेटर्स कम हो गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा डेटर्स है वो भी हमारा करंट असेट में आता है और जो हमारा कैश है वो भी हमारा करंट असेट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इस पे जो है करंट रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये जो हमारा डेटर्स और डेटर्स के कलेक्शन जो हुआ है उससे हमारा क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, और जो हमारा डेटर्स है वो कम हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ, नील इफेक्ट जो है वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा करंट असेट पे। तो जो अब सेम अमाउंट से अगर घटाओगे और सेम अमाउंट से अगर ऐड कर दोगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो है करंट रेशियो वैसा का वैसा सेम रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, लाइन, स्टाफ, मैट्रिक्स, उनके बारे में पूछा गया है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक्सपर्ट असिस्टेंस के साथ लाइन मैनेजर्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लाइन मैनेजर और स्टाफ जो होता है वो एक्सपर्ट के लिए, माने एक्सपर्ट नॉलेज के लिए जो होता है उसके लिए जाना जाता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और लाइन यानी कि जब अथॉरिटी जो है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टॉप से बॉटम फ्लो करती है, ठीक है, टॉप से बॉटम जब फ्लो करती है वो हमारा क्या कहलाता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस भी हो और लाइन के थ्रू जो है कम्युनिकेशन फ्लो हो रही हो, तो दोनों ही जहाँ पे होते हैं उसे हम कहते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज। तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशियो होता है वो कौन सा रेशियो होता है, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो। तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो एक्टिविटी रेशियो होता है। टर्नओवर, अगर वर्ड टर्नओवर कहीं भी लिखा है तो वो हमारा हमेशा एक्टिविटी रेशियो कहलाएगा, ठीक है।
इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग यहाँ देख सकते हो। जो रेशियो होते हैं 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। लिक्विडिटी, जो कि किसी फर्म की लिक्विडिटी मेजर करते हैं, यानी कि फर्म्स एबिलिटी टू मीट द करंट ऑब्लिगेशंस, की एक फर्म कितनी केपेबल है अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने में वो। लेवरेज क्या होता है, जो सॉल्वेंसीज बताती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोफिटेबिलिटी जहाँ पे मैंने देखते हैं, दिस रेशियो शोज द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो जहाँ पे डेट और इक्विटी यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, उसे हम सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लेवरेज रेशियोज कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं, दीज रिफ्लेक्ट द फर्म्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द असेट, यानी कि असेट को एम्प्लॉय करने के लिए फर्म जो है उसके पास पैसे हैं, कितने फंड्स हैं या नहीं, वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं एक्टिविटी रेशियोज से। इसका नाम एक्टिविटी इसीलिए क्योंकि ये डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं, जो खर्चे हैं डेली बेसिस वाले, उसको मीट करने में फर्म कितनी कैपेबल है वो हम लोग इससे जज करते हैं। और लास्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है फर्म की, ठीक है। दीज रेशियोज मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें अगर एक्टिविटी रेशियो की, तो ये जो है इसके एग्जांपल्स में आ जाता है क्या, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, और अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि डेटर्स टर्नओवर, और क्रेडिटर्स टर्नओवर जो कि होता है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी रेशियोज के टाइप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच among the following is not a technique of business forecasting। इनमें से कौन जो है वो बिजनेस फोरकास्टिंग का टेक्निक नहीं है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो जो टाइम सीरीज जो होती है वो हमारा बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, रिग्रेशन भी यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी यूज़ होता है, और जो नहीं यूज़ होता है वो है आपका वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वेरिएंस एनालिसिस, क्योंकि वेरिएंस एनालिसिस का यूज़ हम लोग वेरिएंसेस जो एरर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग वेरिएंस का यूज़ करते हैं, ना कि बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए। यहाँ पे ये फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स है उसको एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला क्वांटिटेटिव है, फिर क्वालिटेटिव है। फिर क्वांटिटेटिव में आ जाता है आपका टाइम सीरीज, कॉजल, सिम्युलेशन, और क्वालिटेटिव में ये फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स हैं वो दी गई हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ आ जाता है सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, रिग्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स। और यहाँ अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो मैनेजमेंट प्रोजेक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट सर्वे, पैनल कंसेंसस और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस। तो ये हो गए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, पर्सनल रिसिट और करंट लायबिलिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो तब होता है जब हम शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे बेचें, ठीक है। तो जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल रिसिट होगा। तो 14th का ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, या वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और डी वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि इट्स अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो होगा टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। इस केस में ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। Let's move on to the next question. Now the question number 16 is from Income Tax Act. From the following details, calculate the taxable income of A assuming that he is not ordinarily resident. तो अब अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा होगा तो उसमें होता है ना कि हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि एडिशनल कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर वो रेजिडेंट हो जाता है। फिर उसके केस में रनौर आता है और एक ROR होता है, रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बट रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो रेनॉर की है, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो उसके केस में अगर हमको देखना है यहाँ पे क्या क्या हमारी जो है इनकम जो है होगी। तो रिसीव्ड ₹1000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। अगर हम रेनॉर की बात करें तो उसके केस में
एक सेट ऑफ रूल होता है कि जो इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया या फिर अराइज और अक्रूड इन इंडिया या फिर डीम टू बी अराइज और अक्रूड इन इंडिया, उन सारी अगर इंडिया से रिलेटेड ये सारी जो इनकम्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में टैक्सेबल मानेंगे। तो अगर रिसीव्ड हो रही है इंडिया में तो ये जो है हमारे टैक्स के परव्यू में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट में लिखा है ₹6,000 वॉज अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर्स विच वॉज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो 6,000 रुपये है वो पिछले किसी साल का है जो कि अनटैक्सड है, लेकिन ये कैसी इनकम है, ये फॉरेन इनकम है। ठीक है, इसका इंडिया से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, बस इसको इंडिया में लाया गया। तो इस पॉइंट को अभी हम बाद में देखते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है यहाँ लिखा है ₹2,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। अभी मैंने बोला था इनकम अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, और डीम टू बी अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है पॉइंट जाएगा। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, ₹10,000 अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका। यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट टू इंडिया। तो ब्रॉट टू इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह सेकेंड पॉइंट भी जो है इरेलेवेंट हो जाता है। तो हम वही इनकम मानेंगे जो कि अर्न की गई है इंडिया में या फिर इंडिया में लाई गई है। तो यहाँ पे जो इंडिया में अर्न की गई है या फिर अक्रू की गई है। तो यहाँ पे 1,000 और ये रहा 2,000, तो यहाँ का 1,000 और ये वाला 2,000 दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,000। तो यही दोनों जो है इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3,000। Now the 17th question. The cause of increase in cost per unit under process costing is due to। तो जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट है, हमारे जो प्रोडक्ट है, यूनिट्स हैं, उसका अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो वो किस कारण से बढ़ता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, नॉर्मल वेस्टेज। क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज का जो होता है वो हमें पहले से पता होता है कि हाँ हमें ये हमारा ये जो मटेरियल है वो वेस्ट होगा या फिर इतना तो है। तो इसका जो है कॉस्ट होता है वो पहले से ही प्रोडक्ट में या यूनिट में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो यूनिट की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, नॉर्मल वेस्टेज। क्योंकि ये ऐसा वेस्टेज होता है जो कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को पता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The bad debts that have been written off if recovered subsequently then they are credited to। तो बैड डेट्स जब अगर रिकवर्ड हो गए हैं, यानी कि ऐसे बैड डेट्स जिनकी रिकवरी हो चुकी है, उसे हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, किस अकाउंट में क्रेडिटेड होंगे वो। तो अगर बैड डेट्स होते हैं तो आप याद करो, जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड जब लॉस और एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो जब बैड डेट्स इनकर होते हैं तो हम उसे डेबिट साइड शो करते हैं। लेकिन जब बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगे तो ये जो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट ओपन होता है वो हमारा किस साइड होता है, क्रेडिट साइड। ओके, तो कहाँ क्रेडिट होंगे ये, ए है डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकवरी अकाउंट खुलता है बैड डेट्स का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ताकि कई बार जो है क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट में जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इसी वजह से जो है आंसर जो है गलत हो जाता है। तो इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा ना। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन 30 + 3.x इनटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले जो है मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहूँगी। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका एक टेक्निक होता है कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हम को एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ए होता है, जो हमारा इंटरसेप्ट होता है ए, उसे हमें डिवाइड करना है 12 से, और जो हमारा बी एक्स है उसे हमें डिवाइड करना है 12 × 12 से, यानी कि 144 से। और अगर सी एक्स स्क्वायर वाली भी इक्वेशन अगर और लंबी है और एक्सटेंडेड है तो उसे हमें फिर से मल्टीप्लाई यानी कि 12 का क्यूब करके जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो है हमें एनुअल से क्या करना है, मंथली में करना है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम अपनाएं तो हमारा जो यहाँ पे लिखा है 30 + 3.x, तो हमारे यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है, यानी कि 30 को डिवाइड करेंगे 12 से, और ये जो हमारा 3.6 है इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 × 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 30 / 12 हमारा आ जाएगा 2.5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.025।
तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला। ठीक है, नीचे चलते हैं। एक और फॉर्मूला लिखा है, मंथली से वापस एनुअल में जाना है। तो अगर मंथली से वापस एनुअल में जाना है तो ऊपर जब हम डिवाइड कर रहे थे, ये लिखा है यहाँ पे, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो अब उल्टा करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ए जो होगा उसमें मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, और जो बी एक्स के फॉर्म में रहेगा उसे हम क्या कर देंगे, 12 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इससे फिर और एक्सटेंडेड इक्वेशन है तो फिर इसी तरह से 12 का जो है मल्टीपल बढ़ता जाएगा। एक और है यहाँ पे जो है, एनुअल ट्रेंड को अगर क्वार्टरली ट्रेंड में करना हो तो ये भी सीख लेते हैं। अगर हमें एनुअल को क्वार्टरली में करना है, यानी कि क्वार्टर माने कि डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो अगर यहाँ पे ए होगा तो उसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। ए को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर बी एक्स होगा तो बी एक्स को कैसे डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 12 से, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर है। ठीक है, और अगर सी एक्स स्क्वायर हुआ तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 12 इंटू 12। और इसी तरह अगर और एक्सटेंशन होगा तो फिर इसी तरह सो ऑन करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज, यानी कि खूब सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स गिवन है और आपको उसमें से कोई एक चूज़ करना है। सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और हमें उसमें से सही, सबसे एप्ट, सही से रेलेवेंट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस ऑल्टरनेटिव का जो है सिलेक्शन करना है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक डिसीजन ही तो बना रहे हैं ना, हमें कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ प्राइम कॉस्ट इज़ ₹20,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25%, प्राइम कॉस्ट 25% of prime cost and office overheads are 80% of factory overheads, then the office cost would be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉस्ट शीट का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको हमें याद में रखना है, तभी जो है ये क्वेश्चन सही से सॉल्व हो पाएगा। कॉस्ट शीट अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो है प्राइम कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इन तीनों को ऐड करके हमारा क्या आता है, हमारा आता है जो है क्या, प्राइम कॉस्ट। ओके, फिर जब प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी, जब हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई तो अब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं उसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं वर्क कॉस्ट। ओके, क्या कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करते हैं उसमें जो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या फिर ऑफिस एक्सपेंस। ये कॉस्ट शीट जो है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो अभी के लिए बस फॉर्मूला याद रखो कि सबसे पहले हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो आ जाती है हमारी वर्क्स कॉस्ट। फिर हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो हमारा आ जाता है क्या, हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफिस कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या, सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, उसको ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है टोटल कॉस्ट, और जिसे हम और दूसरे नाम से कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हमारा एक कॉस्ट शीट का जो है छोटा छोटा फॉर्मूला है जो मैंने बताया। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बोला है कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, पीसी लिख दे रही हूँ आप लोग समझ जाना, प्राइम कॉस्ट जो है हमारी वो कितनी है, 20,000। अब हमें ऐड करना है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कितने हैं, 25% है। तो 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 20,000 का जो है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 25% है। तो 20,000 का जो है अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना आ गया, 5,000। ऐड किया कितना आ गया, 25,000। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, हमें इसमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स। और ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया है, दीज आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हमारे 5,000 थे। अब 5,000 का 80% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 4,000।
तो ये 4000 हमारा क्या है, ये हमारा है ऑफिस ओवरहेड, और ऑफिस वाले एक्सपेंसेस जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो 25,000 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 29,000। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट, या फिर इसे हम दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 29,000। ये जो कॉस्ट शीट का एक पूरा फॉर्मेट होता है यूनिट कॉस्टिंग, जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी। तो अभी के लिए बस आप लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है, जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, उसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ऐसा मेजर जो कि हर एक वैल्यू, जो डेटा सीरीज़ है, जो डेटा सेट है, उसकी हर एक वैल्यू पे से जो डिपेंड करके कैलकुलेट कर निकालते हैं, तो उसे यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से क्या सही होगा, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, क्योंकि रेंज में जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ लोअर और जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है सिर्फ उस पर बेस करके निकलता है, और क्वार्टाइल डेविएशन में भी वैसे ही है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्शन का कर्व होता है, एक जब टीपी जो राइज करता है पहले वो ऐसे होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स लगता है, जब वो इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, तो वो उसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। ओके, और जब फॉल करने लगता है, जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व होता है वो जहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स। ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है प्रोडक्शन का जो फेज़ होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। तो वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, फर्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें जो है हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो पहला में लिखा है, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन नेचर। तो ये बिल्कुल सही है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाले में लिखा है, मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली। तो यहाँ पे लिखा है कि मैनेजरियल जो है सिर्फ क्या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हमें सही आंसर मिल गया। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि मैनेजरियल बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। ये जो है क्वेश्चन आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं था पीजीटी के, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक्स जो बच्चा पढ़ रहा है तो ये उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वो एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। तो इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स, अगर यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का फॉर्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोज़ इनटू कॉलम करना पड़ता है। तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ क्लास आती है। अगर यहाँ पे 3 कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो हम 3 × 3 जब 3 बार करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये टेबल देखो, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ए बी, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, ए है, बी है और अल्फ़ा और बीटा है। तो यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कितने क्लासेस निकल के आ जाएंगे। अगर ये 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 × 2 करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे 3 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करने का। तो 3 × 3 × 3 क्या बन जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 27। 3 3 = 9 और 9 3 = 27। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो
ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें आगे के जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी एग्ज़ाम्स उसका तैयारी अच्छे से करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक टू ऑल।